हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं और साथ ही साथ आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5 उत्साह अट नहीं रही है इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी बेटा कि अच्छे से बैठिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, साथ ही साथ समझिएगा भी, ताकि आप आगामी परीक्षाएं जो आपके क्लास टेस्ट होते हों या आपकी परीक्षाएं होंगी तो उनमें जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से आप उत्तर निर्मित स्वयं कर पाएंगे। पाठ का नाम है उत्साह अट नहीं रही है। पाठ 5 है, इसमें 2 खंड हैं, एक है उत्साह, दूसरा है अट नहीं रही है। उत्साह में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता के माध्यम से बादलों का आह्वान किया है, बादलों को बुलाया है, बादलों से प्रार्थना की है कि बादल गरजो। क्यों गरजो? गरजेंगे तो बरसात होगी। और कब बुलाया है उन्होंने? जब गर्मियों के समय जब भीषण गर्मी होती है और हर एक प्राणी, पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो तड़प रहा होता है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, मन एकदम व्याकुल हो जाता है कि अब क्या करूं, कैसे मैं जीऊं, पानी नहीं होगा तो यूं ही चले जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं प्राणी। अब कवि यही कहना चाहते हैं कि बादल गरजो। दूसरी तरफ लिखा है कविता में बादलों को संकेत करती हुई कविता, और कवि यहाँ पर बादलों को क्रांतिकारी का रूप भी मानते हैं बेटा। यहाँ पर बादलों को उन्होंने क्रांतिकारी की उपमा भी दी है कि जिस तरह से क्रांतिकारी आते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते ही हैं, उसी तरह से जब बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसात होती है तो गर्मी से हमें ठंडक प्राप्त हो जाती है। उसी तरह जब क्रांति आते हैं, क्रांतिकारी कैसे आते हैं कि चुपचाप आते हैं, सन्नाटे के साथ आते हैं या आवाज करके आते हैं, नारे लगाते आते हैं, कहीं हर हर महादेव, जय भवानी। तो इस तरह से अपने आप को, वो अपनी गूंज को यहां से लेकर कोसों मील तक फैला देते हैं, चली जाती है। क्यों? ताकि जो भी व्याकुल से जन है या जो त्रस्त जनता है उनके मन में उत्साह आ जाए, उनके मन में उमंग आ जाए कि चलो अब तो कोई हमारी सहायता के लिए आने वाला है। बादल भी यही करते हैं कि जब बादल गरज कर आते हैं तो गरजने की आवाज क्या सिर्फ हमारे छत तक या हमारे घर तक ही आती है? सब जगह फैल जाती है। तो जो व्याकुल जन है, जो भी विश्व के सकल जन है, प्राणी जगत है, उनको ये उम्मीद आ जाती है कि अरे बादल गरज रहे हैं, अच्छा बरसात होगी। तो उम्मीद के सहारे, कहते हैं ना, उम्मीद के सहारे तो दुनिया टिकी है। तो वो बादलों की गर्जना से उनको एक नया उत्साह मिलता है, उनको नए जीवन जीने की एक चेतना मिलती है। ठीक उसी तरह से जब क्रांतिकारी अपने नारों की गुंजायमान के साथ आते हैं तो जो त्रस्त जन है, जो पीड़ित जनता है, उसके मन में भी उत्साह की लहर दौड़ आती है और उसको लगता है कि अब आ गए हैं हमारे मसीहा, जो कि हमारे कष्टों का निवारण करेंगे, जो कि ये तानाशाहियों से हमें बचाएंगे। समझ आया? तो उत्साह कविता में बादलों का प्रत्यक्ष रूप से आह्वान करते हैं कवि। और वहीं पर एक और कविता इसमें है, अट नहीं रही है। अब आप सोच रहे होंगे अट नहीं रही है ये क्या है? बेटा, अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है, खुशी, सुंदरता। किसकी? फागुन के महीने की, यस, वसंत ऋतु की। अट नहीं रही मतलब अनलिमिटेड, असीमित, इतनी सुंदरता कि कवि निराला जी चाहते हुए भी अपनी नजरें सुंदरता से नहीं हटा पा रहे हैं प्रकृति की। प्रकृति सजी हुई दुल्हन की भांति लगती है। कहीं उन्होंने साक्षात लक्ष्मी का रूप बता दिया है, कहीं उनको ऐसा लगता है, जब ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने हरी मखमल की चादर ओढ़ ली हो। कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। श्री अर्थात लक्ष्मी जी। हर जगह पर जो पृथ्वी की सुंदरता है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, ऐसा कि बस एक टक निहारते रहना चाहते हैं कवि। समझ आया? उत्साह में बादलों का आह्वान करते हैं, वहीं अट नहीं रही है कविता में फागुन की अर्थात वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। चलते हैं हम सबसे पहले निराला जी के जीवन परिचय की ओर, जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। आप देख सकते हैं निराला जी की छवि आपके सामने है। हाँ बिल्कुल, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जो सन है, जो गिनती है, उनको हिंदी में आपको सीखना है,
सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी या इंग्लिश की गिनती रखने से ही हम पर्याप्त नहीं हो जाएगा हमारे लिए। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है बेटा, मान लीजिए ये सन दिया है और आपसे वहां 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, 1786, 1879, कुछ भी लिख देंगे वो, तो ये सही क्या है, 1899। ठीक है, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ, 89 में नहीं, 99 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोटा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया स्वयं के बलबूते पर। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई, 1899 से 1961। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलते हैं हम काव्यांश के पहले पद पर और पढ़ते हैं कविता को कि किस तरह से बिजली कड़कती है, घोर काली काली घटा छा जाती है और फिर जो उम्मीद की लहर आ जाती है गर्मी के बाद कि अब बरसात होगी, अब हमें शांति मिलेगी, अब हमें ठंडक मिलेगी। ठीक है, आइए कवि क्या कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। क्या कहते हैं बेटा कवि कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर मीन्स आसमान, आकाश, बादल। ठीक है, ऐसा बादलों की तुलना किससे करते हैं वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। छोटे बच्चे के जब घुंघराले बाल होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, मनोहारी लगता है ना छोटा बच्चा, घुंघराले बाल। तो उन्होंने काले काले घुमड़ते हुए बादलों की तुलना घुंघराले बालों से की है। बाल कल्पना कैसे पाले, कहीं उन्होंने काले घुंघराले बालों से कल्पना की है तो कहीं रुई, कॉटन है ना, कपास, उससे भी तुलना की है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, जिसके हृदय में वज्र छिपा हो, जिसके हृदय में बिजली सी कौंध जाती है। आप देखिए बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे अब जैसे ही बिजली चमकती है अब हम कान बंद कर लेते हैं ना कि अब बादलों की आवाज आएगी। अनुभव किया है ना कभी, तो ऐसा लगता है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो जो बिजली की आवाज है उससे मन कौंध जाता है, मन में एक उम्मीद आ जाती है, मन में एक आशा की लहर दौड़ जाती है कि अब बरसात होगी। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि ने बादलों को नया जीवन देने वाला कहा है और कहेंगे ही, क्योंकि प्यास प्यास से व्याकुल हैं, एक एक बूंद के लिए व्याकुल हैं पृथ्वी के जन, और जब बरसात होगी तो उनको एक नया जीवन मिलेगा। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रार्थना करते हैं कवि, बार बार उनको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि आपके मन में, आपके हृदय में तो वज्र की शक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तो रहा बादलों का वर्णन, दूसरी तरफ परोक्ष रूप से वो क्रांतिकारियों को भी बोला है उन्होंने, बादलों को क्रांतिकारी भी कहा है कि बादल गरजो। जब क्रांतिकारी आते हैं तो जो पीड़ित जनता है, जैसे यदि हम बात करें सन 1947 से पहले की बात, जब हमारी भारत भूमि पर अंग्रेजों का शासन था, किस तरह से अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे, किस तरह से प्रताड़ित करते थे। जब भूख लगती थी तो कुछ खाने को नहीं देते थे, और जब कभी कुछ खाने को मिल जाए तो उसके बाद ठूस ठूस कर खिलाते थे। कहीं हाथ काट दिया, कहीं उंगली काट दी, कहीं पैर काट दिया, मतलब क्या तो बद से बदतर स्थिति कर दी थी भारतीयों की। वहीं पर आए कुछ क्रांतिकारी वीर, जैसे लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी है ना, भगत सिंह, इस तरह के कुछ क्रांतिकारी आए, और उनके आने से जो पीड़ित जनता थी, जो भारतीय थे, जो व्याकुल थे, उनके मन में एक उत्साह की लहर दौड़ी कि अब हमें इन अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। और आखिरकार हुआ भी यही। सन कब, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, और आज हम इस खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं। विद्युत छवि कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है, जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाश ये बिजली चमकने लगती है। आपने भी अनुभव किया होगा। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान करते हैं। कभी बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो, जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ।
और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भरो। समझ में आया? यहां पर कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले, गोल गोल छल्ले का सा आकार हो जाता है ना घुंघराले बालों का, तो बादलों तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति ही तो हो। यानी ऐसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, कभी ये तो कभी ये चाहिए, कभी वो नहीं चाहिए, तुरंत बदल जाती हैं। हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदल रहे हो। कभी घटा यहाँ छा जाती है, कभी वहां छा जाती है, कभी लगता है हाँ यहां से बारिश होने वाली है, पता चलता है वहां से ना होकर कहीं और से हो जाती है। कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। यहाँ पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में भी देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने लगते हैं। धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है और हर एक प्राणी को भी मानो नया जीवन मिल जाता है। समझ आया बच्चों? दूसरा काव्यांश है इसी कविता का। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आप क्या कहते हैं कवि कि किसी को पता नहीं रहता कि हाँ इस बार तो पूरब से ही बादल आएंगे और देखना वहीं से बरसात होगी। क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि नहीं नहीं आज तो मेरे छत पर ही बारिश होगी, या फिर हम कहें कि नहीं अब तो पश्चिम से होगी, शर्त लगा लें हम? ऐसा नहीं है। अज्ञात दिशा से कहीं से भी बादल घिर जाते हैं, बदरियां आ जाती है। आपने वो सुना है, घिर आई रे बदरिया कारी कारी रे बदरिया घिर आई रे, सुना है कि नहीं? एक लोकगीत है, बहुत अच्छा है कि पता नहीं है कि कहां से बादल आ जाएंगे और कहां से बरसात शुरू हो जाएगी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, बरसात होने से पहले संपूर्ण विश्व के लोग उदास थे, प्यास के लिए, पानी की एक बूंद एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और पता ही नहीं चला कि कहां से बरसात शुरू हो गई। बादल की गर्जना के बाद बरसात हुई और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आपके बरसने से ये जो धरती तपी हुई है, व्याकुल है, उसको शीतलता मिलेगी। ठीक उसी तरह से क्या हुआ बेटा कि जब क्रांतिकारी आते हैं, क्रांतिकारियों के आने के साथ ही जो पीड़ित जन हैं उनको राहत मिलती है कि अब आ गए हैं, अब हमारे दुखों का निवारण होगा। ठीक है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्या मैं पूछ सकती हूं कि इनका जन्म कब हुआ? अभी अभी जन्म नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, 1899 में जन्म और 1961 में मृत्यु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे और उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है। जब मन अनमना होता है ना, व्याकुल होता है, तो कहीं भी नहीं लगता, सब जगह ऐसा लगता है सब बुरा है। कवि आगे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में नया उत्साह भरो। यहां पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा होने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह एवं उमंग से भर जाता है और पृथ्वी भी धीरे धीरे हरी हरी हो जाती है और उसको भी शीतलता प्राप्त हो जाती है। समझ आया? बादलों के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान किया है और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बादलों का, परोक्ष मीन्स अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने क्रांतिकारियों को भी संबोधित किया है। चलते हैं हम इसी पाठ की एक और कविता है जो कि अट नहीं रही है। अट नहीं रही अर्थात फागुन की सुंदरता, वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी मनोहारी है, इतनी मनमोहक है कि कवि अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा है, एकटक अनिमेष उस नजारे को देखता जा रहा है। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है।
है ना। फिर लिखा है हट नहीं रही है। उसके बाद है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात इतनी सुंदरता प्रकृति ने साक्षात देवी रूप किसका, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप देखा, यहाँ से झड़ी लग जाती है पैसों की, एकदम सजी हुई माता लक्ष्मी का रूप प्रकृति को दिया है उन्होंने। ठीक है, अब देखिए बेटा, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन किया है और वे क्या कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी सुंदर है कि प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। अब लिखा है ना, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात हर जगह फूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाग बगीचों में, घरों में भी हम गमले में भी फूल लगा लेते हैं। फिर उसकी सुगंध, मंद मंद हवा चल रही है, ना तो बहुत तेज आंधी है और ना गर्मी है। वसंत ऋतु का मौसम इतना सुहाना होता है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक जाता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। जब मंद मंद हवा चलती है तो चारों तरफ वातावरण महक जाता है। कहते हैं ना, सुगंधित पुष्प सिर्फ बाग बगीचों के तक सीमित नहीं रहता है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। ठीक उसी तरह से एक गुणी व्यक्ति के गुणों की चर्चा भी चारों ओर पहुंच जाती है उससे पहले। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, किससे, फागुन माह, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो, पंख होती तो उड़ आती रहे। इस तरह से कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं। ये फागुन माह का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार पता है ना, जहां क्या होता है, जहां मानवीय प्रवृत्ति का या मानवीय बातों का प्रयोग मानव के अतिरिक्त जब प्रकृति पर किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोपल या कोमल पत्ते आ जाते हैं और हर डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा ही नहीं रही है। यहां भी मानवीकरण किया है, अर्थात अट नहीं रही कविता में कवि ने मानवीकरण किया है। और उत्साह कविता में कौन सा अलंकार है, रस कौन सा है, वीर रस है। जहां वीर और उत्साह की बात होती है तो वहां वीर रस होता है, और जहां प्रकृति पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए या ऐसी क्रिया या कार्यों का वर्णन किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए किए जाते हैं, तो मानव के अतिरिक्त जब प्रकृति पर किया जाता है ना बेटा, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। गॉट इट? वेरी नाइस। आशा करती हूं आपको उत्साह कविता, साथ ही साथ अट नहीं रही है कविता भी समझ में आई होगी। बता सकते हैं आप उत्साह में क्या पढ़ा हमने? यस, बादलों का आह्वान, आह्वान मतलब बुलाना, उनका निमंत्रण कि बादल आइए, गरजिए, स्वागत है आपका। साथ ही साथ बादलों के माध्यम से कवि ने क्रांतिकारियों की याद दिलाई, हर हर महादेव, जय भवानी के नारों के साथ जब क्रांतिकारी समाज में आते हैं तो पीड़ित जनता को एक नया जोश मिलता है, एक नई उमंग मिलती है और उनको एक ऐसा लगता है कि अब हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं। ठीक है, अट नहीं रहे में हमने फागुन की सुंदरता अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन इतने अद्भुत तरीके से किया है कि वे स्वयं कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इतनी सुंदर है प्रकृति मानो साक्षात देवी लक्ष्मी या नई नवेली दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो। चलते हैं प्रश्नों की ओर और आशा करती हूं कि आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए क्या करना होता है, प्रश्नों को समझना होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और आप समझेंगे। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने ये क्यों नहीं कहा कि बादल बरसो या बादल रिमझिम रिमझिम बरसो? उन्होंने ये क्यों कहा कि बादल गरजो? क्या कारण है बताइए? ये भी तो कह सकते थे ना कि बादल बरसो, लेकिन उन्होंने कहा बादल गरजो। क्यों ऐसा? ताकि सबको पता चल जाए। अरे वाह वाह वाह, चलो खुद के लिए तालियां बजा दो एक बार। वेल डन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और क्रांतिकारी का अर्थ
ऐसा नहीं कि युद्ध करना है या कुछ। क्रांतिकारी का अर्थ होता है समाज में नए सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले। यदि आप समाज में नए नए परिवर्तन लाएंगे जो सकारात्मक हो, दूसरों के हित में हो, भलाई में हो, तो आप भी क्रांतिकारी कहला सकते हैं। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है। विद्रोह किसके प्रति? जो शोषक वर्ग है उसके प्रति। ठीक है। इसलिए वो बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। फुहार का पता चलता है कि बारिश हो रही है, फुहार नहीं पता चलता ना, जब तक बादल गरजेगा नहीं तब तक हमें भी पता नहीं चलता है कि बरसात आने वाली है। चुपचाप से शुरू हो जाए बारिश, हमें क्या पता कि बरसात हो रही है, कपड़े भी भीग जाएंगे जो छत पर डले होंगे। ठीक है। इसलिए गरजने के लिए कहते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बादल रख देते या फिर बरसात रख देते या फिर गर्जना रख देते। उत्साह क्यों रखा? उत्साह का मतलब एक्साइटमेंट। यस, उत्साह अर्थात बादलों की गर्जना के साथ ही हर एक के मन में उत्साह, उमंग और उम्मीद की नई किरण आ जाएगी। ठीक वैसे ही जो क्रांतिकारियों की आवाज सुनते, क्रांतिकारी कभी चुपचाप नहीं आते हैं, और वीर योद्धा कभी ऐसे आलस में तलवार उठा रहा है और जा रहा है मुझे लड़ना है, ऐसे जाता है कि जय भवानी, हर हर महादेव और या जो भी नारे होते हैं उनको लगाने के साथ, जोश के साथ जाता है कि सबको पता चल जाए कि आ रहा हूं मैं। यस, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है। कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार भी करना है। जब तक मन में जोश नहीं होगा, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे या हम किसी से भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो कोई भी कुछ कहे बस सुनते रहते हैं, गलत है तब भी, सही है तब भी। ऐसा नहीं बनना है। हमें अपनी आवाज उठानी है, जहां गलत होगा हमें अपनी आवाज उठानी है। बस इतना ध्यान रखना है कि सच तो कहना है लेकिन साहस भी हो और सलीका भी हो, और समय का भी ध्यान रखना है कि कब कहां कौन सी बात कही जाए। फिर हम कहें मैं तो सही तो कह रहा हूं फिर भी लोग मुझे नहीं सुन रहे, या सही तो कहा मैंने क्या गलत कहा, फिर कोई अर्थ नहीं। बस आप में ये समझ होनी चाहिए कि सही बात किस तरह से की जाए, अर्थात सलीके से कही जाए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि माहौल कैसा है, आस पास का वातावरण कैसा है। ठीक है। बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लोगों का मन एक बार फिर नए जोश, उमंग, विश्वास, नव ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा। सिर्फ बादल रखते तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना बेटा। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कवि निराला जी ने बादलों को कई अर्थों में प्रयोग किया है ना। कहीं वो कहते हैं काले काले घुंघराले बालों के रूप में, कहीं सफेद कपास की भांति, कहीं क्रांतिकारी के रूप में। तो आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। कैसे? क्या क्या? बादलों में जल बरसाने की असीम शक्ति होती है जो धरती के प्राणियों में नवजीवन का संचार करते हैं। साथ ही साथ बादल तपती गर्मी से बेहाल लोगों की प्यास बुझाकर उनको एक नए उत्साह व उमंग से भी भर देते हैं। बादल जोरदार ढंग से गर्जना कर लोगों के अंदर की क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। साथ ही साथ बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति भी होती है। नया जीवन, क्योंकि नए बीज, नए पौधे, नए कल्प इस तरह से आ जाता है और सब कुछ नया नया सा हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। अभी बताऊंगी मैं आपको। नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। अब आप सोच रहे होंगे मैडम नाद सौंदर्य क्या होता है? नाद मतलब स्वर, गूंज, आवाज। सुना है आपने जब युद्ध के लिए शंख बजाया जाता था, शंखनाद किया जाता था। तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। अर्थात हमें कविता से ऐसे शब्दों को छांटना है जिनसे हमें पता चले कि इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ आया?
और उसी के अनुसार उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? देखिए, उत्साह कविता में नाद सौंदर्य शब्द वाले शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे बादल गरजो, गर्जना, समझ में आता है कि गर्जना मीन्स आवाज, ध्वनि, और नाद मीन्स ध्वनि। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, बादल गरजो, ठीक है। उसके बाद है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विद्युत छवि उर्मे, जब बिजली चमकती है, विद्युत मीन्स बिजली, जब बिजली चमकती है तो हमें पहले ही पता चल जाता ना कि अब बादलों की आवाज आने वाली है, तो ये भी नाद सौंदर्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। समझ आया बेटा? ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि ध्वनि उत्पन्न होती है या साउंड आता है, उनको नाद के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखा था तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा आप बादलों से संबंधित या बरसात से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखिए, कुछ कविता लिखिए। तो क्या आपने कोशिश की? कुछ रचना करने की कोशिश की, क्योंकि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप कवि हैं, आप रचनाकार हैं। हाँ, सच कह रही हूं। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी कह रही है मैडम, हमसे नहीं होती रचना मचना। हो जाएगी, एक बार कलम उठाकर कोशिश तो कीजिए। पहले जो जो विचार आ रहे हैं बस उनको लिख दीजिए, फिर उनको लयबद्धता या तुकबंदी में बिठाने की कोशिश कीजिए, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे ऊपर देखो आसमान में किसने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहां छिप गया खो गया उसका कहीं उजाला, देख गगन का काला चेहरा बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने ज्यों बिजली ने आंख दिखाई, कुछ वसुधा में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी उसका मुंह धुलवाया, थोड़ा पानी आसमान में बाकी सब धरती पर आया, कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाई, कुछ तालों कुछ फसलों तक। ठीक है, यहाँ पर कवि रचना करते हैं जब, तो ये देखते हैं कि उसका अर्थ क्या आ रहा है, क्या उसके शब्द, जो भी कविता हम बनाते हैं या रचनाकार जो भी रचना करते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका अर्थ क्या है। क्या उस कविता के माध्यम से किसी में कुछ सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? यदि हाँ, तो आप रचयिता हैं, तो आप रचनाकार हैं। कोशिश कीजिएगा, प्लीज लिखने की कोशिश कीजिए। पहले आप तो अनुच्छेद में लिख दीजिए, पैराग्राफ टाइप लिख दीजिए। उसके बाद उसी पैराग्राफ को आप देखिए कवि काव्य रूप में सजाने की कोशिश कीजिए। आप कर देंगे बेटा, कोशिश तो करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कौन है? कवि हैं। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। तो छायावाद कहते किसे हैं? सुनिए ध्यान से। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाकर रचना जो करते हैं वे छायावाद कहलाते हैं। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? मतलब कब आपको लगा कि कवि के अंदर के भाव भी थे, मन के मनोभाव भी थे और बाहरी प्रकृति की दुनिया के भी कुछ अंश थे? कब लगा आपको, बताइए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो ये है, अंदर के भाव भी हैं, साथ ही साथ प्रकृति के साथ तालमेल भी किया है और तब कहीं जाकर कवि ने रचना की है। अब आता है अगला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई बहुत सुंदर सी वस्तु हो, कोई बहुत सुंदर सा दृश्य हो, इतना सुंदर कि आप एकटक उसको देखते ही रहे? कोई बुला रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपको उससे कोई फर्क ही ना पड़े? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ?
और फिर अचानक से अच्छा हाँ 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 क्या 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 हुआ, इस तरह से। तो ये जो फागुन के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है, उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि फागुन की सुंदरता इतनी सुंदर है, इतना अधिक सौंदर्य है कि कवि चाह कर भी अपनी आंख वहां से नहीं हटा पा रहे हैं। फागुन माह में चारों तरफ एक से एक खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती है। वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है। साथ ही साथ प्रकृति इतनी सुंदर व मनमोहक हो जाती है कि कवि उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंख हटाना तो चाहते हैं, पर उनकी आंखें उस पर से हट ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि सौंदर्य अद्भुत है, अद्भुत अतुलनीय है ना। इतना सौंदर्य कि कवि चाह कर भी उस सुंदरता से अपनी आंखें या अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। व्यापकता समझते हैं, विस्तृत, विस्तार, किस तरह से प्रकृति, क्या प्रकृति इतनी सी है, या प्रकृति इतनी है, या प्रकृति इतनी है, असीमित है। जहां से हम दृष्टि ले जाएंगे और जहां तक दृष्टि जाएगी वहां पर प्रकृति का ही राज है। ठीक है, फिर भी मनुष्य, हम क्या समझते हैं कि प्रकृति हमारी है और ये संपूर्ण, ये जल, पेड़ पौधे सब कुछ हमारे हैं, और हम उन पर करने लगते हैं अत्याचार, अर्थात पेड़ों का काटना, अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनका उपयोग करना, और फिर हम तड़पते हैं प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के लिए। तो हमें यहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी अदा करनी होगी बेटा। अपनी आवश्यकताओं के लिए हम प्रकृति का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में लालच को पनपने नहीं देना है, क्योंकि लालच का कोई समाधान नहीं है। लालच तो दलदल होता है, एक बार पैर रखा कि धंसते चले जाते हैं अंदर। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। कौन कौन से रूपों में? कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मनमोहक श्रृंगार किया है। कपड़े भी रंग बिरंगे पहनते हैं ना, अच्छे से सज धज कर हम कहीं जाते हैं। ठीक है, फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखराकर वातावरण को और भी सुगंधित कर दिया है। साथ ही साथ प्रकृति अपने गले में लाल और हरे पत्तों की खूबसूरत माला पहनकर खुशी से झूम उठी है। वसंत ऋतु जो आ गई है, और वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। आपने अनुभव किया है कि पतझड़ के बाद जब नए नए पत्ते आते हैं, कोपल आती हैं, कोपल समझते हैं, छोटी छोटी सी पत्तियां, और फिर वही जो एकदम ऐसे पेड़ हो जाते हैं ना सूखे वीरान, हमें लगता है ये सूख गए, और उन्हीं में फिर नए नए पत्ते आ जाते हैं, वो फिर से हरे भरे झाड़ बन जाते हैं। तो ये है वसंत ऋतु की अद्भुत सौंदर्य का वर्णन। साथ ही साथ फागुन के महीने में, फागुन का महीना पता है ना बेटा, फागुन के महीने अर्थात फागुन की पूर्णमासी को ही होलिका दहन की जाती है, और उसके दूसरे दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। पलाश, पलाश के फूल देखे हैं आपने? पहले जब ये ये रंग नहीं हुआ करते थे ना, तो पलाश के फूलों को रात में भिगोकर रख दिया जाता था, और उन्हीं के रंग से होली खेली जाती थी, और वो रंग इतना पक्का रहता था कि वो कपड़े फट जाएंगे लेकिन रंग नहीं उतरेगा। तो इस तरह से प्रकृति ने चारों तरफ अपने सौंदर्य का जादू बिखेर कर रखा है। चारों तरफ हरियाली छाने से प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है, कई गुना। प्रकृति ने एक बार फिर से इतना मनमोहक रूप धारण किया है कि कवि को अब उसके सौंदर्य से अपनी आंख हटाने में मुश्किल हो रही है। चाह कर भी आंख ही नहीं हटा पा रहे हैं कवि, क्योंकि एकटक बस निहारते रहना चाहते हैं उसकी सुंदरता को। किसकी? प्रकृति की। किसकी? फागुन के महीने की। किसकी? वसंत ऋतु की। यस। अब आया अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? क्या ग्रीष्म ऋतु में ही ऐसा मौसम होता है? ऐसा मतलब ऐसा मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु में जैसा फागुन के महीने में होता है? या वर्षा ऋतु की यदि हम बात करें तब भी क्या ऐसा ही सुहाना सुहाना मौसम होता होगा? हम कहीं भी जाएंगे और आराम से चारों तरफ देखेंगे पुष्प, रंग बिरंगे फूल। हाँ, कुछ तो अंतर है ना। क्या है? फागुन माह में ऋतुराज, ऋतुराज अर्थात वसंत का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ पौधों में फिर से नई कोपल फूटने लगती है। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं, और उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। प्रकृति की सुंदरता उस समय देखने लायक होती है, ऐसा लगता है कि बस इसको देखते ही जाओ, है ना।
आशा करती हूं कि आपको अभी तक तो प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहलाते हैं? छायावादी कवि। क्यों? छायावाद की क्या विशेषता होती है? अपने अंतर मन के भावों को बाहर की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना करना, और निराला जी ने यही किया है। तो अब आपको यह बताना है कि जो उनकी रचना शैली है, लिखने का तरीका है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। आपको क्या अच्छा लगा उनकी रचना में? उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार पता है ना बेटा? जिन काव्यों में उन शब्दों का प्रयोग किया जाए, कौन से शब्दों का? जो शब्द हमेशा मानव के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मानव के अतिरिक्त यदि प्रकृति पर कहीं भी उन शब्दों का आरोपण कर दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो संपूर्ण कविता में हम देख सकते हैं कि उत्साह और अट नहीं रही में मानवीकरण है। क्योंकि बादलों की तुलना किससे की है? छोटे से बच्चे के काले काले घुंघराले बालों से। वहां पर अट नहीं रही अर्थात फागुन की सुंदरता का कैसे वर्णन किया है, आइए देखते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। उत्साह कविता में उन्होंने बादल का मानवीकरण कर उससे गरज गरज कर बरसने को कहते हैं। अब गरजना, शेर की गर्जना सुनी है, शेर गरजता है ना? तो दूसरी कविता अट नहीं रही में वह फागुन माह का मानवीकरण कर उसकी सुंदरता का बखान करते हैं कि कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। कविता में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का शानदार तरीके से प्रयोग किया गया है। सभी अलंकारों के आ जाने से काव्य की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अलंकार क्या होते हैं? जिस तरह से आभूषण पहनने वाले के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर? कविता को लयबद्ध कर गीत शैली में लिखा गया है। हर एक शब्द आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने राइमिंग, है ना, पदबंध लगाए हैं, कितने अच्छे से उन्होंने लयबद्धता बिठाई है। तो ये भी सौंदर्य है। दोनों कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ हो या हिंदी साहित्य के जो सबसे उत्कृष्ट शब्द हो उनका प्रयोग किया हो, बल्कि यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जिससे पाठक को आसानी से समझ में आ सके। कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। साथ ही साथ उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति का ही चित्रण किया है और प्रकृति के माध्यम से ही अपने मनोभावों को प्रकट करने की कोशिश की है। छायावाद की विशेषता अंतर मन के भाव प्लस प्रकृति के जो हाव भाव हैं, उन दोनों का तालमेल बिठाकर जब रचना की जाती है तो वो क्या कहलाती है? छायावाद। क्लियर है? यदि कभी छायावाद से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं तो आप समझिएगा कि होती क्या है छायावाद। समझ में आया? अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली का महीना आता है, सबको पता है, आप खेलते हैं होली। होली है, क्या हो जाता है? मस्ती छा जाती है एकदम और सब झूम जाते हैं। तो क्या आपने सिर्फ रंगों पर ही ध्यान दिया है या कभी यह भी देखा है कि आसपास का जो वातावरण है वो किस तरह का हो जाता है? फागुन के महीने में, होली के महीने में कुछ अंतर दिखता है आपको परिवर्तन में या प्रकृति में? होली फागुन माह में आती है जो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च का महीना होता है। और ठीक इसी माह भारत में ऋतुराज वसंत का आगमन भी होता है। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा वसंत। समझ में आया? और ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति एक बार फिर से सजने संवरने लगती है, नई दुल्हन की तरह हो जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, अट नहीं रही है। बाग बगीचे खेत खलिहानों में चारों तरफ धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। आम, लीची जैसे अनेक पेड़ों में बौर आने शुरू हो जाती है। गुनगुन करते भौरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने लगते हैं। आपने देखा है आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं, बौर आने के साथ उन्हें छोटी छोटी सी कैरियां लगती हैं और भौरों की आवाज आने लगती है, चारों तरफ खुशबू सुगंध बिखर जाती है। ये है फागुन का महीना, सबसे सुंदर, सबसे अनोखा, सबसे खूबसूरत। ठीक है? तो जब भी आपको होली के आसपास की प्रकृति का वर्णन पूछा जाए तो आप फागुन के महीने या वसंत ऋतु को अपने मस्तिष्क में याद करिए और उसके बाद रचना शुरू कर दीजिए। आप इतना अच्छा लिखेंगे कि आप स्वयं पढ़कर चकित हो जाएंगे, अरे वाह, मैंने लिखा, यस, आप ही ने लिखा है।
पेड़ हरे, लाल व पीले रंग के पत्तों से लदने शुरू हो जाते हैं। काफी लंबी ठिठुरन भरी ठंड के बाद इस महाधरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लोगों को ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाती है। ना तो बहुत अधिक कड़कड़ाती ठंड और ना गर्मी, बहुत अच्छा मौसम रहता है। एक तो हाड़ कांपती ठंड से छुटकारा, ऊपर से चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य जिससे लोगों का मन प्रसन्नता व उमंग से भर जाता है। और ठीक इसी समय मौज मस्ती उमंग व रंगों का त्योहार होली भी आता है, जो लोगों के खुशियों में चार चांद लगा देता है। एक तो ठंड से भी राहत मिल जाती है, इतनी अधिक ठंड पड़ने के बाद जब धीरे धीरे से जाने लगती है तो होली का त्योहार आ जाता है। तो ना तो बहुत ठंड, यदि बहुत ठंड होती तो लोग होली खेलने से भी डरते। अब ठंड धीरे धीरे टाटा बाय बाय कहने लगती है और गर्मी का आगमन होता नहीं है। मतलब वो एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आनंद उत्सव मना सकते हैं, होली का त्योहार मना सकते हैं और ऐसा करते भी हैं, हम करते हैं ना। ओके, आशा करती हूं आपको ये कविता उत्साह अट नहीं रही है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। साथ ही साथ आपने ये भी जाना, क्या जाना कि छायावाद आखिर होता क्या है। मैडम कहती हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। पंत प्रसाद वर्मा निराला, पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद वर्मा, लाली वर्मा नहीं महादेवी वर्मा, और निराला मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। अब छायावाद किसे कहते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप बता पाएंगे कि छायावाद किसे कहते हैं? छाया में खड़े होकर कविताएं लिखना? नो। तो किसे कहते हैं? छायावाद किसे कहते हैं बताइए बेटा, याद रखिए। मैं फिर से बताती हूं आपको कि जब कोई रचनाकार अपने अंतर मन के भावों को, अंतर मन समझते हैं, अंदर के मन से जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको, साथ ही साथ प्रकृति के दृश्यों को देखकर, जब प्रकृति के दृश्य और मन के भाव मिलकर जो रचनाबद्ध हो जाते हैं उनको छायावाद कहते हैं। तो ये जो 4 कवि हैं उन्होंने इसी तरह की रचनाएं की हैं और ये छायावाद के हो गए हैं पिलर्स, आधार स्तंभ। अब क्लियर हुआ? छायावाद अंतर मन के भावों को बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाकर रचना करना ही छायावाद कहलाता है। समझ आया? आपने देखा बादल, उत्साह अट नहीं रही है, मैं बादलों का वर्णन, साथ ही साथ क्रांतिकारी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन। उसके बाद आपने देखा अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है, एक से एक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करते हुए वहां पर उन्होंने काव्य सौंदर्य को बहुत सुंदर तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या देखा? प्रश्न अभ्यास किया हमने। प्रश्न अभ्यास में आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, समझा और अपने विचारों को भी शामिल किया। अब चलते हैं थोड़ा सा कि आप किस तरह से अपने वीडियोस देख सकते हैं। क्या परेशानी है आपको हमें बताइए, हम उसका समाधान बताएंगे। ओके, ठीक है। आपका कहना है कि मैडम कभी कभी जब हम वीडियो सर्च करते हैं ना तो बड़ी मुश्किल होती है, स्क्रॉल करते जाओ, हमें हिंदी का पार्ट 5 देखना है लेकिन इतने सारे वीडियोस, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से तो ज्यादा तो होगा ही, आप ढूंढते जा रहे हैं नहीं मिल रहा है। मैडम मिल जाएगा बच्चे, शांत रहो। कैसे? जस्ट जाएंगे आप, सबसे पहले स्टार्टिंग से प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आप टाइप करेंगे कहां पर? गूगल या क्रोम पर, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने आप ही की क्लास का कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। क्या क्या? क्या आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से अपने कोर्स संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के अपने वीडियोस देखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में आपके सब्जेक्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आप घर बैठे ही बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी या ओलंपियाड संबंधी वीडियो जानना चाहते हैं और बहुत सब्जेक्ट के साथ साथ आप एक नई अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, तो वो वीडियोस भी यहीं मिलेंगे। या फिर यूपी बोर्ड के वीडियोस, हाँ बेटा यहीं सब कुछ मिलता है, बिल्कुल ऑल इन वन है यहाँ सब कुछ आपके लिए। तो ओके, सबसे पहले आप देखना चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम, ओके, क्लिक कर दीजिए। सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे कुछ अपने सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट टीचर्स। क्या पढ़ना है आपको, क्या देखना है, कौन सा वीडियो देखना है? क्या भौतिक विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का देखना है, या फिर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के वीडियो देखना है, या फिर आपको देखना है गणित या मैथ्स, अंग्रेजी, हिंदी या सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान? जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या देखना है?
हिंदी देखना है। ओके, आइए, स्वागत है आपका। हिंदी में आप वीडियो देखने के लिए, हिंदी के वीडियोस देखने के लिए आप हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लगता है उसमें, आप कहेंगे अरे वाह, यस। तो यहां पर जैसे ही आपने क्लिक किया, हिंदी का सब कुछ आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। बोलिए, जो हुकुम मेरे आका, क्या देखना है आपको? क्या आपको एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है, अपना सिलेबस देखना है, या फिर किसी भी एक टॉपिक पर आपको देखना है, या सार देखना है, या प्रश्न उत्तर देखना है, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, या फिर आप देखना चाहते हैं संपूर्ण अध्याय का वीडियो, मतलब एकदम चैप्टर रिवीजन, एकदम पूरा का पूरा, क्या देखना है आपको? या फिर आप सबसे पहले, हाँ बोलिए, अच्छा, संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आइडिया है। तो हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। हमने क्लिक किया, पाठ्यक्रम का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसके अंतर्गत आप देखेंगे 4 पुस्तकें। 4 पुस्तकें पढ़ना है? नहीं, रुको मेरे बच्चों, 4 पुस्तकें सिर्फ आपको नहीं पढ़नी है। आपके स्कूल में यदि कोर्स ए चलता है तो कोर्स ए में भी एनसीईआरटी की 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? क्षितिज और कृतिका। यदि आपके स्कूल में कोर्स बी एनसीईआरटी ही चलता है तो फिर उसमें भी 2 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? स्पर्श और संचयन। अब आप देखेंगे कि क्षितिज में कितने चैप्टर्स हैं। क्या कहानियां ही कहानियां हैं या काव्य खंड भी है? यस, काव्य खंड है, गद्य खंड है। ठीक है, अब ये किसने लिखा है, कौन इसके कवि हैं, कौन इसके लेखक हैं? कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स है। कौन लेखक है, क्या है 5 चैप्टर्स में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक उसी तरह से स्पर्श में कविताएं होंगी? नो नो नो, काव्य खंड भी है, गद्य खंड भी है। कितने चैप्टर्स हैं वो तो वीडियो के बाद ही आपको पता चलेंगे। संचयन में कितने चैप्टर्स हैं? कृतिका में 5 थे, संचयन में इतने होंगे? नो, कुछ इस तरह से। अभी मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको वीडियो देखना है। अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो बेटा सुन लीजिए ध्यान से कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत या साल भर का जो भी आपका सिलेबस है उससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से और बताइए अपने फ्रेंड्स को, शेयर करते जाइए, ताकि उनके भी जो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कितना पढ़े हम, हिंदी कैसे पढ़ें, हमें तो लगता था कि हिंदी हम बिना पढ़े ही पढ़ लेंगे। नो, है ना, क्या करना है? बहुत से बच्चे कहते हैं हिंदी तो है, पढ़ लेंगे। मैं आपसे कहती हूँ बेटा हिंदी ही है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो फिर देखना आपकी क्या जय जयकार होने वाली है, क्योंकि हिंदी में कई रास्ते खुल रहे हैं और खुले हैं। समझना है हमें कि हिंदी को हम किस तरह से पढ़ें। सबसे पहली बात कि हिंदी में व्यवहारिक भाषा जो है, हमारी बोलचाल की जो भाषा है, हम एक दूसरे से विचारों का तालमेल करते हैं, हमारी भाषा में करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी भाषा मधुर होगी, कर्ण प्रिय लगेगी, सबको सुनने में अच्छा लगेगा। यदि आप कर्कश बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो कहेंगे अरे ये आ रहा है, जाओ जाओ, इसको वो आने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। तो अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, अपनी व्यवहारिक भाषा में इतनी सुंदरता लानी है कि कहते नहीं है कि ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो। तो फूल ऐसा नहीं है कि आप गुलाब के फूल को या तोड़कर फूल झड़ रहे हो आपके मुख से। फूल झड़ना मीन्स बहुत मधुर भाषी होना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है बेटा, हमेशा आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सबके लिए क्लास 6 to 12th ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री। हम ये नहीं कह रहे कि 10% फ्री देंगे, हम 20%, 80%, 100% फ्री। हाँ सही है ये। नो, हम कभी नहीं कहने वाले हैं कि अब आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, अब बहुत हो गया, बस 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 बस, एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। नो, नेवर, कभी नहीं, कभी भी नहीं हम कहेंगे आपसे कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। हमेशा के लिए आपके लिए वीडियोस रहेंगे फ्री। करना क्या है बेटा, आपको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, बहुत अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।